नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है प्रवचन सारजी के दूसरे महाअधिकार जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार का, और इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार की चर्चा चल रही है। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार में ज्ञान माने आत्मा, मैं स्वयं, और ज्ञेय अर्थात समस्त विश्व, और समस्त विश्व या छह द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायी भाव को ज्ञेयात्मक भाव से समझाते हुए आचार्य देव वास्तव में ज्ञेय तो ये शरीर है ऐसा कह रहे हैं। क्या कहा है ना, देह से भिन्नता बतला रहे हैं। क्यों? कि जिसने देह से भिन्नता भाषित कर ली उसने सारे विश्व से भिन्नता भाषित कर ली, और जो सारे विश्व से भिन्नता भाषित किए बैठा हो और देह से भिन्नता भाषित नहीं किया हो तो उसने किसी से भी भिन्नता भाषित नहीं की है। मूलतः तो इस देह से भिन्नता भाषित होनी चाहिए, और ऐसे इस देह से भिन्नता भाषित करने के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य देव हमको पुद्गल का विज्ञान समझा रहे हैं। और पुद्गल के विज्ञान में वह परमाणु स्कंद रूप कैसे बनता है ये गाथा यहाँ पर चल रही है। इसमें 165 नंबर की गाथा का स्वाध्याय हम सभी आज करेंगे। 439 नंबर का पेज है, 165 नंबर की गाथा है, और यहाँ यह बतलाते हैं कि किस प्रकार से स्निग्ध रुक्षत्व से पिंडत्व होता है। पुद्गल का जो स्वाभाविक भाव है स्निग्धपना या रुक्षपना, उस स्निग्ध और रुक्षपने से जो पिंडपने को प्राप्त होता है तो उस पिंडपने के प्राप्त होने का क्या नियम है वह बात इन गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव हमसे कहेंगे। ठीक, अब 165 नंबर की जो गाथा हमें पढ़नी है उसकी टीका पढ़नी है। वो पढ़ने से पूर्व एक दो प्रश्न है, उन एक दो प्रश्नों का उत्तर मैं दे देता हूँ ताकि बात आगे और थोड़ी सी सरल पड़े। पहला प्रश्न यह है कि हमने जो आगम में विश्व सोपचय परमाणुओं का विषय समझा या पढ़ा है, तो वो जो विश्व सोपचय परमाणु जिनको हम कहते हैं जो कभी स्कंद रूप नहीं हुए हैं, क्या वे नियम से जगन्य शक्ति युक्त ही होते हैं? जिसको जगन्य परितानंद कहा या जगन्य शक्ति कहा या जगन्य गुणांश कहा, तो क्या उनकी जगन्य गुणांश शक्ति मात्र ही होती है, इसीलिए वे अन्य पुद्गल परमाणु के साथ पिंड रूप अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं? ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न सभी को समझ में आ गया? ऐसे पुद्गल परमाणु जो कभी भी पिंड अवस्था को प्राप्त नहीं, तो क्वेश्चन ये उठाया क्या वो इस वजह से प्राप्त नहीं हुए क्योंकि उनमें एक गुण या जघन्य गुण से अधिक शक्ति नहीं हुई है इसलिए वे पिंड भाव को प्राप्त नहीं हुए? तो उत्तर है कि ऐसा नहीं है। तो कैसा है
कि हो सकता है कि वो जगन्य गुण वाले ही हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जगन्य से अधिक गुण वाले भी हों, एक गुण, दो गुण, तीन गुण और अनंत गुण शक्ति वाले हों, ऐसा हो सकता है। वे पिंड रूप क्यों नहीं हुए? कि कोई परमाणु अधिक शक्ति वाला हो तो नियम से पिंड रूप होगा ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, पिंड रूप होगा तो गुण शक्ति अधिक होने पर ही होगा, ये तो नियम है। लेकिन किसी परमाणु की गुण शक्ति अधिक हो गई है, इसलिए अब उसे पिंड रूप होना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आई बस समझ में? तो वो पिंड रूप अवस्था को तो एक सहज बनने से प्राप्त होता है, वो सहज योग है कि एक पुद्गल परमाणु अन्य पुद्गल परमाणु या अन्य किसी स्कंद के साथ जुड़कर जो पिंड अवस्था को प्राप्त होता है, तो उस पिंड अवस्था को प्राप्त नहीं होने का कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें जघन्य शक्ति से अधिक अंश प्रकट ही नहीं हुए हैं। जघन्य शक्ति से अधिक अंश प्रकट हो जाने पर भी हो सकता है कि वह पुद्गल परमाणु पिंड या स्कंद अवस्था को प्राप्त ना हो। एक उत्तर समझ में आ गया है ना? क्लियर हो गया? अब दूसरा प्रश्न समझो। दूसरा प्रश्न यह है कि आप जिस पुद्गल परमाणु की बात करते हैं, उस पुद्गल परमाणु में जघन्य शक्ति को अनंत परिता क्यों कहा? है ना? जघन्य शक्ति को जघन्य परिता अनंत ऐसा क्यों कहा? जघन्य शक्ति है ना वो, तो जघन्य शक्ति को एक शक्ति मानो, लेकिन उस एक शक्ति को भी जगन्य परिता अनंत ऐसा क्यों कहते हैं? ये प्रश्न है, पकड़ में आ गई बात? है ना? अब ये जगन्य को परिता अनंत आगम में कहा है, और आगम में कहा है इसलिए हमने उसको परिता अनंत कहा है। एक उत्तर तो यह है। दूसरा उत्तर यह है कि वो केवल ज्ञान गम में है, केवल ज्ञानियों ने ऐसी ही शक्ति जानी है और इसलिए हम उसको ऐसी ही शक्ति के आधार से समझते हैं। दूसरा उत्तर यह है। और तीसरा उत्तर जो तर्क के आधार पे है वो यह है। तर्क तर्क क्या कहता है? तर्क यह कहता है कि जो सर्वाधिक शक्ति होती है उससे अंश बनाया जाएगा, अंश हमेशा अंशी से बनाया जाएगा। क्या कहा? अंश किससे बनाया जाएगा? अंशी से बनाया जाएगा। मैंने पहले वस्तु होगी, तब वस्तु में अंश कल्पना होगी, अंश से वस्तु कल्पना नहीं होगी। दो बातें समझ रहे? मैंने छोटा पार्ट कहाँ से निकाला जाएगा? बड़े में से निकाला जाएगा या छोटे में से छोटा निकाला जाएगा? कि छोटा पार्ट तो हमेशा बड़े में से निकाला जाता है ना। छोटा तो अपने आप में छोटा है, उससे छोटा क्या होगा? क्योंकि सबसे छोटा पार्ट तो कहते ही उसे हैं जो अविभाजित हो, अर्थात जिसको और छोटा ना किया जा सके, और भाग ना किया जा सके। तो हम जब शक्ति के सबसे छोटे अंश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमने शक्ति का एक बहुत बड़ा अंश भी माना है, तभी हम छोटे अंश की बात कर रहे हैं। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? क्लियर हो रही है? ये बात पक्की है कि कोई वस्तु जब बड़ी बनती है तो छोटे से ही बड़ी बनती है, लेकिन जब हम किसी के छोटे होने की सिद्धि करते हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई बड़ा पार्ट होगा, तब उस बड़े पार्ट से छोटे पार्ट के होने की सिद्धि करेंगे। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? तो शक्ति के अंश को हमने एक यूनिट कहा, उस एक यूनिट को जघन्य परिता अनंत कहा। तो एक शक्ति के एक यूनिट को जघन्य परिता अनंत कहने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्लियर हो गई बात? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स आप समझ जाएंगे तो आपको अनंत क्यों आया वो बात समझ में आ जाएगी। अनंत कई प्रकार का होता है, पहली बात तो ये। संख्यात को भी अनंत कहते हैं, असंख्यात को भी अनंत कहते हैं, अनंत को भी अनंत कहते हैं, और अनंत अनंत को भी अनंत कहते हैं। ठीक है ना? अनंत 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 कई प्रकार का होता है। जैसे सिद्ध कितने हैं? जीव की सिद्ध राशि है ना, सिद्ध सिद्ध कितने हैं? अनंत है। और संसारी कितने हैं? हैं कि वो अनंत अनंत है। क्या कहा? समझ में बात? अनादि काल से अनंत काल तक। अब मान के चलो अनादि काल से आज तक 6 महीना 8 समय में 608 जीव निरंतर सिद्ध हो रहे हैं। कितना काल बीत गया? अनंत काल बीत गया। बीत गया ना? ऐसा होने पर भी सिद्धों की संख्या संसारी की संख्याओं से कम है। क्या कहा? सिद्धों की संख्या संसारी जीवों की संख्या के मुकाबले कम है, और कम होने पर भी सिद्ध कितने हैं? कि अनंत है। समझे ना? काउंट नहीं किए जा सकते। और संसारी कितने की? वो अनंत अनंत है। एक उदाहरण है। तो अनंत कई प्रकार का होता है। तो अब अनंत कई प्रकार का होता है, यह समझ, ये अगर आपको बात समझ में आएगी तो गणित का वो भाव समझ में आएगा कि किस भाव से एक अंश को जगन्य परिता अनंत कहते हैं। अब मान के चलो कि
कोई संख्या 10 है, 10, और 10 को बराबर भागों में डिवाइड करना है, सबसे छोटे अंश में इक्वल अंशों में डिवाइड करना है 10 संख्या को, तो उस 10 संख्या को किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि वो बराबर संख्या के अंश बन जाए, कि 10 से करेंगे, ठीक है, समझिए मत, माने हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वो एक अंश कहलाएगा 10 का, और उसको उतने ही बार मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। पकड़ में आ गई बात, नहीं पकड़ में, समझ में आ गई ना बात। माने 10 को अगर विभाजित करेंगे और इक्वलिटी में विभाजित करेंगे तो 10 को 10 से ही विभाजित यानी कि भाग, जिसको हम डिवाइड कहते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। इसी प्रकार 20 को अगर डिवाइड करना पड़े तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 20 से ही करेंगे, और 100 को डिवाइड करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 100 को ही करेंगे। अब गजब की बात यह है कि जितनी भी संख्याएं हैं, हर संख्या को उसी की बराबर की संख्या से यदि डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। माने 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, और 10,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। ऐसे 100 करोड़ को 100 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। समझ में आई बात, नहीं समझ, लेकिन असंख्या अनंत को अनंत से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, क्या कहा, अनंत ही अनंत को, आता है, अनंत ही हाँ, आए। समझ में आई बात, अनंत को अनंत से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा, लेकिन वो अनंत उस अनंत से छोटा कहलाएगा जिस अनंत से आपने उसे डिवाइड किया है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, फिर बोलूं कि जब आप अनंत को अनंत से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अनंत, लेकिन वो अनंत क्या कहलाएगा कि जिस अनंत संख्या से आपने उसको डिवाइड किया है उस अनंत संख्या से वो छोटा कहलाएगा। तो जो आंसर आया डिवाइड करने पर अनंत, उसको कहेंगे जघन्य अनंत, और जिस संख्या से आपने उसको डिवाइड किया है उस अनंत को कहेंगे उत्कृष्ट अनंत। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, समझ में आई बात। बड़ा अनंत की संख्या कहलाएगी उत्कृष्ट और छोटे अनंत की संख्या कहलाएगी जघन्य। आंसर अनंत ही है, आंसर अनंत ही है, लेकिन अनंत को अनंत से डिवाइड करने पर जो अनंत आंसर आया वो कहलाएगा जघन्य अनंत। तो आपने शक्ति को अनंत से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि शक्ति स्वभाव से ही अनंत भाव वाली होती है। पकड़ में बात। ज्ञान कितनी शक्ति वाला है, अनंत शक्ति वाला है। पुद्गल कितनी शक्ति वाला है, अनंत शक्ति वाला है। किसी भी द्रव्य के किसी भी गुण की जो शक्ति है वो अपरिमित ही है, अर्थात अनंत ही है, अनंत से छोटी नहीं है, ठीक है ना, मैक्सिमम शक्ति उसकी। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी। और हमें मैक्सिमम का अंश निकालना है, हमें मैक्सिमम का अंश निकालना है। तो जब हम शक्ति का मैक्सिमम भाव अनंत मानते हैं और उसका एक अंश निकालना हो तो हमें अनंत को अनंत से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और जब अनंत को अनंत से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी अनंत आएगा, लेकिन उस अनंत को हम कहेंगे जघन्य अनंत। पकड़ में आ गई बात। इसलिए शक्ति का जो सबसे छोटा एक अंश है वो अपने भाव स्वभाव से ही जगन्य परिता अनंत भाव वाला होता है, और उस जगन्य परिता अनंत भाव को एक अंश ऐसा कहते हैं। पकड़ में आ गई बात, है ना। तो शक्ति का जो सबसे छोटा अंश है किसी भी द्रव्य की, किसी भी गुण की, किसी भी समय की जो एक पर्याय में सबसे छोटा शक्ति अंश प्रकट होगा वो क्या कहलाएगा, एक अंश कहलाएगा। सबसे छोटा अंश क्या कहलाएगा, एक अंश। स्वभाव से कैसा है वो, जगन्य परिता अनंत, और क्या कहलाएगा, एक अंश, क्योंकि वो अनंत का एक भाग है। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी। और इसी कारण प्रत्येक अंश का नाम हो जाता है अविभागी प्रतिच्छेद, क्योंकि उससे छोटा अंश नहीं है ना। समझ में बात, नहीं समझ में। अब एक बार और से गणित को रिकॉल करो, मैथमेटिक्स जो मैंने आपको पहले समझाया था। जैसे हमें 10 संख्या बनानी है तो हम 10 संख्या कैसे बनाएंगे कि सबसे छोटी संख्या में उसी के बराबर की सबसे छोटी संख्या को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। जैसे 10 बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, 1+1+1+1। तो ये एक के साथ एक को कितनी बार जोड़ेंगे कि एक को एक के साथ 10 बार जोड़ेंगे तब 10 बनेगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना।
100 रुपए, इसका मतलब क्या है? क्या लिखा है आपके नोट पर? 100 रुपए लिखा है ना। 100 रुपए क्या मतलब हुआ इसका? कि एक को एक के साथ 100 बार जमा करने पर 100 रुपया बनता है। एक क्या बनता है? 100 कब बनता है? जब एक को 100 बार जमा किया जाए तब 100 रुपया बनता है। 10 कैसा बनता है? एक 10, 10 जो बनते हैं ना, 10 बनते हैं। अब वो हमारी कहने की पद्धति बदल गई है वर्तमान में। पुराने जमाने में ऐसे ही कहा जाता था, 10 1 रुपया, 100 1 रुपया, 20 1 रुपया, ऐसा। वो 20 के साथ 1 रुपया नहीं, एक को 20 बार, एक को 10 बार, एक को 100 बार। ये मैथमेटिक्स का सबसे पहला नियम है कि संख्या कब बनाई जाएगी, बड़ी संख्या कब बनाई जाएगी? कि सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या को जितनी बार जोड़ोगे उतनी बार वो संख्या, उतना वो संख्या का भाव निकल कर आवाज नहीं आएगा। आ रही। है ना? सभी को नहीं आ रही? आईपैड ला दे यार, क्या आ आप रही है। बता रहे हैं? आ रही आ है, रही है। बढ़िया ठीक आ रही है भैया, आवाज तो बहुत बढ़िया आ हाँ रही है। हाँ, ठीक है ना। तो वो संख्या का भाव ऐसे निकल कर आता है। क्लियर कट हो गई बात एकदम, है ना? तो अब, हाँ, अब अनंत बनाना है ना, अनंत। तो सबसे छोटा अंश है जघन्य परिअनंत शक्ति का। तो उस एक अंश को क्या कहेंगे? अविभागी प्रतिच्छेद। दो अंश को क्या कहेंगे? दो अविभागी प्रतिच्छेद। तीन अंश को क्या कहेंगे? तीन अविभागी प्रतिच्छेद। माने तीन सबसे छोटे अंश, चार सबसे छोटे अंश, पांच सबसे छोटे अंश, छह सबसे छोटे अंश, और ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाएगा? अनंत सबसे छोटे अंश। पकड़ में ही बात। जैसे 100 रुपए में क्या बना? 100 रुपए, यानी कि एक एक के 100। ऐसे सबसे छोटे अंश कितनी बार लिया आपने? अनंत बार लिए। तो केवल ज्ञान के प्रतिच्छेद कितने बन जाएंगे? अनंत अविभागी प्रतिच्छेद। पकड़ में आ गई बात? तो अविभागी प्रतिच्छेद का मतलब होता है सबसे छोटा अंश। और वो अविभागी प्रतिच्छेद कितनी बार लिया आपने? कि जितनी बार की आप चर्चा करोगे उतनी बार लिए। आप 2 बार की बात करोगे तो 2 लिए, 3 बार की बात करोगे तो 3 लिए, 4 बार की बात करोगे तो 4 लिए, और अनंत बार की बात करोगे तो अनंत लिए। तो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिशत कितने कहलाएंगे? अनंत कहलाएंगे। अथवा पुद्गल के अविभागी प्रतिशत कितने कहलाएंगे? कि अनंत कहलाएंगे। और सबसे छोटे कितने कहलाएंगे? कि सबसे छोटा एक कहलाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कोई मुश्किल तो नहीं लग रही इस बात में? है ना? अब तुमने ये गणित सीख लिया, अब आगे की गाथा सरल हो गई। सबको सीख लिया। कैसे सीखा देखो। अब क्या कहते हैं, अब यहां ये बतलाते हैं कि किस प्रकार कोई एक पुद्गल परमाणु अपने स्निग्ध और रुक्षत भाव से पिंडत भाव को प्राप्त होगा। उसका क्या नियम है? कि शक्ति के अंशों की गणना ही उसका नियम है। और शक्ति के गणनों की जो शक्ति के अंशों की जो गणना है, वो गणना किस प्रकार से है उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। ठीक। अब 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। एक प्रश्न मैं अपने आप से बतला देता हूं कि जब आप धवला आदि पढ़ेंगे तब धवला आदि में शक्ति के अंशों को जोड़ने का जो नियम है वो कोई दूसरा नियम है। 2 प्रकार की पद्धति जिनागम में उपस्थित है। हालांकि पद्धति 2 से अधिक है। एक पुद्गल परमाणु के स्कंद बनने की जो पद्धति प्रक्रिया है वो लगभग 3 पद्धतियां हैं। ठीक है। जिसमें से 2 पद्धतियां प्रचलित है, और 2 में से भी जो एक पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि वो सरल है। वो पद्धति सरल है। तत्वार्थ सूत्र में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक आदि की प्रक्रिया यहाँ प्रवचन सार जी में टीका के माध्यम से बतलाई गई है। आपकी धवला आवाज आदि में, आपकी आवाज चली हाँ गई थी, रिपीट कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। कि एक पुद्गल परमाणु से स्कंद बनने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जो तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों में बतलाई गई है, तत्वार्थ सूत्र, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि जो जो उन पर टीकाएं हुई है, उन ग्रंथों पे जो बात बतलाई गई है वही पद्धति यहाँ प्रवचन सार जी की टीका में बतलाई गई है। समझिए बात। और धवला में दोनों पद्धतियां मिलती हैं। पहली पद्धति भी मिलती है जिसकी चर्चा यहाँ नहीं है, और यह दूसरी पद्धति भी मिलती है जिसकी चर्चा यहाँ पर है। और ये दूसरी पद्धति समझने में थोड़ी सरल जान पड़ती है, तो सरल पद्धति के कारण इसका प्रचलन अधिक है। ठीक। तो कोई आपसे अगर कहे कि नहीं नहीं वहां तो ऐसा लिखा है, तो आप उसको डिनाई नहीं करना। आप कहना हाँ लिखा है, हमें मालूम है,
एक पद्धति वह भी लिखी है और जो हम कह रहे हैं एक पद्धति यह भी लिखी है। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? चलो अब गाथा पढ़ते हैं। गाथा कहती है 165 नंबर की गाथा, णिद्धावलुक्खावा अणुपरिणामा समाविविस्मावा समदो दुरादिगा जदि भज्जन्ति ही आदि परिहीणा। चिकने हो या रूखे अथवा समया विषम अणु परिणाम, दो गुण अधिक होए तो बंधते बंधे नहीं अणु अंश जघन्य। सिंपल। जघन्य अंश शक्ति जो होती है अणु में वह बंध को प्राप्त नहीं होगा, और जघन्य अंश शक्ति से अधिक जो भाव होगा वह भाव ही बंध को प्राप्त होगा। भैया और पुद हाँ भैया इसमें परमाणु को, एक जो सिंगल परमाणु है उसे सम और विषम कैसे लेंगे? जैसे एक सिंगल परमाणु है तो बताऊंगा। एक प्रदेशी हाँ है। बताऊँ। हाँ बताता हूँ, बताऊंगा, सब बताऊंगा, है ना, सब बताऊंगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, वो बंध को प्राप्त होगा। अब सबसे पहला नियम क्या है कि वो जो कल बतलाया था कि पुद्गल के परमाणु के बंध की चर्चा जब भी करेंगे स्निग्ध और रुक्ष भाव से ही करेंगे, क्योंकि अन्य भावों से वे बंध को प्राप्त होता नहीं है। गुण तो उसमें कौन कौन से? रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, परंतु उससे बंध को प्राप्त नहीं होता। और स्पर्श गुण की भी 8 पर्याय हैं। सो उसमें से भी मात्र 2 ही पर्याय ऐसी हैं जो बंध का कारण है, अन्य पर्याय बंध का कारण नहीं है। क्लियर होगी ना बात? तो पहला नियम तो हमें ये याद हो जाना चाहिए। अब दूसरा नियम क्या याद होना चाहिए कि जघन्य अंश वाला परमाणु बंधेगा नहीं। अब तीसरा नियम जो दीदी ने क्वेश्चन पूछा, अब सुनो ध्यान से। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, है ना, और कंफ्यूजन कुछ है नहीं, वो सिर्फ समझने का फेर है, इसलिए होता है। क्या है वो समझने का फेर? एक पुद्गल परमाणु एक यूनिट है, उसका प्रदेश भी एक है ना, और वो अपने आप में यूनिट भी एक है। और दूसरा पुद्गल परमाणु वो भी एक यूनिट है, उसका भी एक प्रदेश है। ठीक है ना? तो एक पुद्गल परमाणु में शक्ति के अंश कितने हो सकते हैं? एक पुद्गल परमाणु में जघन्य जो परिता। एक प्रदेशी अनंत। है, अनंत। हाँ, अनंत शक्ति के प्रदेश, शक्ति के जो भेद हो सकते हैं, गुणों के जो अंश हो सकते हैं, शक्ति के जो अंश हो सकते हैं, वो कितने हो सकते? अनंत हो सकते हैं। तो हम एक पुद्गल परमाणु में जो 2 3 4 5 बना गिन रहे हैं ना, वो शक्ति के अंश गिन रहे हैं, प्रदेश नहीं गिन रहे हैं। समझ में ही बात? नहीं समझ में? एक पुद्गल परमाणु प्रदेश की अपेक्षा से तो एक है, लेकिन जो उसके शक्ति के अंश हैं वो कितने हैं कि वो एक से लेकर अनंत हो सकते हैं। और जो हम पुद्गल परमाणु के बंधने की प्रक्रिया में बंधन भाव गिनेंगे, उसमें पुद्गल परमाणु के प्रदेश नहीं गिनेंगे, पुद्गल परमाणु की शक्ति के अंश गिनेंगे। अंतर समझ में आया? क्या कंफ्यूजन है हमें? हम उसे प्रदेश से समझते हैं। देखो समझना ध्यान से। मेरे को लगता है आज से 10-15 दिन पहले या 20-25 दिन पहले शायद आपने शालिनी दीदी एक प्रश्न पूछा था शक्ति के अंश के विषय में ही, है ना, और जब मैंने उसको डिनाई भी कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था कि आपने कुछ पूछा कि भैया ये ऐसा है क्या, तो मैंने कहा नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं है। अब बात तो ये वही आ रही है जिसको मैंने डिनाई कर दिया था। ऐसा है ना, प्रश्न उठ सकता है ना, या नहीं उठ सकता? उठा भी होगा आपके हृदय में। तो सुनो ध्यान से कि उस समय भी प्रश्न वही था कि एक प्रदेशी परमाणु में आप प्रदेश के अंश कर रहे थे, जो मुझे लगा, मुझे नहीं मालूम आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अभी आपने जो प्रश्न पूछा ना, उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद उस वक्त भी आप एक प्रदेश में प्रदेश के अंश कर रहे थे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एक पुद्गल परमाणु का जो एक प्रदेशी है उसमें प्रदेश के अंश नहीं होते, क्योंकि प्रदेश तो अपने आप में ही अविभाजित है, उसको विभाजित नहीं कर सकते आप। पुद्गल परमाणु में जब प्रदेश की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु की संख्या बढ़े बिना प्रदेश की संख्या नहीं बढ़ सकती। माने एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, तो उसको 2 प्रदेशी होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 पुद्गल परमाणु को जोड़ना पड़ेगा, तो वो 2 प्रदेशी बनेगा। और 3 प्रदेशी होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 पुद्गल परमाणु जोड़ेंगे तब वो 3 प्रदेशी बनेगा। लेकिन उस एक पुद्गल परमाणु को गुणांश बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक प्रदेशी होता हुआ भी वो एक गुणांश से लेकर अनंत गुणांश वाला हो सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? प्रदेश के अंश नहीं, शक्ति के अंश, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब वो जो प्रश्न मुझे याद है जहां तक कि वो उस समय भी प्रश्न यही था कि प्रदेश के अंश किए जा रहे थे, जिसको मैंने डिनाई कर दिया कि नहीं, प्रदेश के अंश होते ही नहीं है,
क्योंकि प्रदेश स्वभाव से ही अविभाजित होता है। वो पकड़ में तो आई मेरे बात नहीं को पकड़ में? पता है कि प्रदेश के अंश नहीं होते, वो तो हमने पहले हाँ समझ रखा है कि एक हाँ प्रदेश जो है हाँ अविभाज्य प्रतिषेध वाला है ना। अगर हम उससे भी हाँ, वो देखेंगे अविभागी जैसे कभी, हाँ अविभागी है वो। हाँ, लेकिन ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, एक पुद्गल परमाणु में शक्ति की अपेक्षा भी अनंत अविभाज्य प्रतिषेध उसमें है प्रेजेंट। यहाँ हाँ पे ये हाँ, बात हो रही लेकिन वो है ना। हाँ तो वो प्रदेश की यहाँ पे अपेक्षा से नहीं, है, शक्ति की अपेक्षा हाँ, से ये है। शक्ति की अपेक्षा से, हाँ, हाँ ये पॉइंट हाँ, क्लियर है, दोनों दोनों ठीक पॉइंट है क्लियर है। यहाँ पे बात ठीक ये है। है कि सम हो या विषम। अब हाँ, यहाँ पे अब लिखा ये सम सम का और विषम मतलब क्या होता है वो मैं इवन, बतलाऊंगा। और विषम हाँ वो मतलब भी ऑड, बतलाऊंगा। है ना, इवन हाँ और वो भी ऑड। मैं बतलाऊंगा। हाँ, हाँ नहीं, यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जब यहाँ पे सम और विषम पॉइंट आया, तो मतलब यहाँ पे ये हाँ। कहना चाह रहे हैं कि जो समान अविभाज्य प्रतिषेध वाले जितने भी पुद्गल परमाणु हम्म होंगे वो एक साथ हम्म। आके मिल जाएंगे, फिर ऐसे जो नहीं नहीं विषम, नहीं 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 नहीं, just ऐसा नहीं है, ठीक है। बताऊंगा। हाँ हाँ बताऊंगा। वो तो सारी डिटेल टीका में आचार्य जी स्वयं ही कर देंगे। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर तो इसमें आ ही जाएगा। लेकिन जो मुझे समझ में आया आपके प्रश्न से उसको मैंने क्लेरिफाई कर लिया है ना। तो वह प्रदेश के अंश नहीं करना, शक्ति के अंशों की बात है। तो एक प्रदेशी एक पुद्गल परमाणु अनंत शक्तियों के अंश वाला हो सकता है। ठीक है ना। अब कौन सा पुद्गल परमाणु कितनी शक्ति के अंश वाला होता है ये तो केवल ज्ञानगम्य है। कब होता है ये भी केवल ज्ञानगम्य है। और कब होने पर बंध को प्राप्त होता है कि ये भी केवल ज्ञानगम्य है। हम तो सिर्फ इतना ही जान सकते हैं, बतला सकते हैं कि बंद होने का जो सिस्टम केवलियों ने बतलाया है वो कैसा है। अब वो किस भाव में कब बंधेगा और कब नहीं बंधेगा ये तो उसकी तत्समय की योग्यता है। समझ में ही बात नहीं समझे? जिस शक्ति के अंश के आधार से हम बंधन की प्रक्रिया को यहाँ पढ़ या समझ रहे हैं उसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं हम? तत्समय की योग्यता। गांव का अनपढ़ व्यक्ति डॉक्टर के पास जावे और एक बहुत पढ़ा लिखा आईएएस आईपीएस जैसा ऑफिसर डॉक्टर के पास जावे, तो डॉक्टर दोनों को एक समान बात कहता है कि तुम्हें बुखार है। अगर उसका टेम्परेचर अधिक हो ना, वायरल है जी आपको, ठीक, गोली क्या खानी है कि ये मैंने पर्चे पे लिख दी है, ये दवाई खा लेना। समझे? पढ़े लिखे व्यक्ति को भी डॉक्टर क्या समझाता है? लाल गोली सुबह पीली गोली शाम। और अनपढ़ आदमी को क्या समझाता है? कि लाल गोली सुबह पीली गोली शाम। समझ में ही बात नहीं समझ? लेकिन जब आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, आपने देखा होगा कभी डॉक्टर के पास कुछ एमडीज आते हैं, मतलब अपनी दवाइयों का प्रचार करने वाले लोग आते हैं। और वो डॉक्टर को जब अपनी दवाई के बारे में बतलाते हैं तो वो ये नहीं कहते ये सरदर्द की गोली है, ऐसा नहीं कहते। वो क्या बताते हैं? उसको सॉल्ट बताते हैं। समझे नहीं समझे? बीमारी का नाम ऐसा नहीं कहते हेडेक, ऐसा नहीं कहते। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? यदि मेरे को अभी मेरे यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एक गर्मी निकल रही है, ऐसे माथे पे दाना हो गया है ना। तो इसको इसको विज्ञान की भाषा में कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विज्ञान की भाषा में इसका नाम क्या है? कैंसर। और हमारी भाषा में इसका नाम क्या है? कि कोई बोलेगा गर्मी निकल गई, कोई बोलेगा कौन फुंसी सी निकल गई, है? कुछ समझ में ही बात नहीं समझ में है ना। माने शरीर में इंटरनली कहीं पे भी यदि घाव हो गया है तो विज्ञान उसे कैंसर कहता है। पकड़ में आती है बात नहीं पकड़ में आती? क्या कहा? आपके पेट में अल्सर हो जाता है, क्या होता है अल्सर? कि जैसे जीभ पे छाले हैं ऐसे हाथों में छाले हो जाते हैं, उसको भी कैंसर कहते हैं। तो कैंसर होता है क्या? है? कैंसर नहीं होता, वो वैज्ञानिक भाषा है। अब सुना कैंसर हो गया, ओ भाई आप घबरा गए, कैंसर हो गया है। वो फिर उस कैंसर की भी वो स्टेज डिवाइड करते हैं, ये पहली स्टेज का है, दूसरी स्टेज का है, तीसरी स्टेज का है, चौथी स्टेज का है, ऐसा ऐसा उसमें भेद करते हैं। कुछ बात समझ में नहीं? मैंने अब जिसको आप आज तक तत्समय की योग्यता से समझते आए थे उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है ये गाथा है, बस वो समझा रही है। ये जो गुणांश और शक्ति के अविभाज्य प्रतिशत आप पढ़ रहे हैं ना, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर आपको ये लैंग्वेज याद नहीं है और आपको सिर्फ इतनी सी बात याद है कि वो उसकी योग्यता है तो ठीक है, आंसर आपका गलत थोड़ी है, एक्यूरेट आंसर है। क्योंकि आम भाषा में, जर्नल भाषा में उसे यही कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? तत्समय की योग्यता। और कौन निर्धारित करता है उस समय की योग्यता को? कि प्रत्येक पर्याय के जो षट कारक होते हैं वो उसके स्वतंत्र होते हैं। समझ में ही बात नहीं समझ? कोई निर्धारित नहीं करता, वो अपने आधार से परिणमित होती है। एक पर्याय दूसरी पर्याय के कारण ही नहीं होती। क्या कहा? केवल ज्ञान की एक पर्याय, एक केवली की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, उसी केवली की दूसरी समय की पर्याय केवल ज्ञान रूप। और उन दोनों के बीच में क्या संबंध है? कि संबंध नहीं है, ये संबंध है। क्या मतलब? प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, ये संबंध है उनमें। क्या
समझ में आई बात? नहीं समझ में? माने एक के कारण दूसरी नहीं है। अब ये बात कितनी सरल है, समझ में आ गई ना कि इतनी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अविभाज्य प्रतिच्छेदों से समझाया जाता है। बस, इसलिए कंफ्यूज तो होना ही नहीं है ना। बस इतना समझ लो कि आपकी जो पढ़ाई आप तक अभी तक की थी, उसमें थोड़ी सी नई वोकैबुलरी हम ऐड कर रहे हैं, शब्दों का ज्ञान थोड़ा सा अधिक बढ़ा। क्लियर? तो देखो, अब ये सम और विषम क्या है होता है ये भी समझ लो। देखो, सम और विषम का मतलब सम और ऑड और इवन, सम और विषम, है ना। अब टीका जो पढ़ेंगे वो आपको सरल पड़ेगी जानने में। यहाँ ये समझाएंगे इस गाथा की टीका में कि जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ बंधेगा तो उसके बंधने का एक नियम है। बोले क्या नियम है? बोले सम संख्या और विषम संख्या 2 गुना अधिक वाली हो तो पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ बंधता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका साधारण भाषा में मतलब ऐसा है कि जो जघन्य अंश है गुण का, पुद्गल परमाणु का जो जघन्य गुणांश है, उसको तो जीरो काउंट करते हैं। समझना ध्यान से, हाँ एक नहीं करते। सुनो ध्यान से, अब मेरे पास धवला का प्रमाण है, उसमें क्या बात है ना। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। तो वो जो 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 जघन्य अंश है ना, उसको एक यूनिट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी निषेध नहीं है। लेकिन उस एक यूनिट जमा दो, इसलिए वो जीरो हो गई। पकड़ में आ गई बात? आ गई है पकड़ में? हाँ, अब मैं समझाता हूँ, चिंता नहीं करो। नहीं आई। तो बोले एक अरे समझा रहा हूं ना, अभी समझ में आएगी, अभी कहाँ समझ में आ गई? सुनो, एक पुद्गल परमाणु है, ठीक। उस एक पुद्गल परमाणु की मिनिमम शक्ति कितनी है? जघन्य गुणांश। किस शक्ति की बात कर रहे हैं हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो बंधने का कारण है। शक्ति तो अनंत गुणों की है, उनकी बात नहीं कर रहे हम पुद्गल परमाणु में सिर्फ और सिर्फ स्पर्श नाम की गुण की पर्याय की शक्ति की बात कर रहे हैं, किसी और शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए पुद्गल परमाणु को अनंत शक्ति की अपेक्षा से, अनंत गुणों की अपेक्षा से और अनंत गुणों की पर्यायों की अपेक्षा से मत देखो। कहां से देखो? एक गुण, कौन सा? स्पर्श गुण। और स्पर्श गुण की एक पर्याय कौन सी? चाहे वो स्निग्ध हो चाहे वो रुक्ष हो, ठीक। उस स्निग्ध या रुक्ष पर्याय का जो सबसे मिनिमम अंश है, उस सबसे मिनिमम अंश को कहते हैं जगन्य परिता अनंत। उस जगन्य परिता अनंत अंश के साथ यदि पुद्गल परमाणु मौजूद है तो क्या वो बंध को प्राप्त होगा? बोलो नेहा दीदी। तो नियम कहता है नहीं होगा। तो अब दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, तो कब होगा? बोले जब जगन्य परिता गुणांश से अधिक शक्ति हो तो ही वो बंध को प्राप्त हो सकता है। ये दूसरा उत्तर आ गया। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि कितनी अधिक शक्ति हो? तो बोले कम से कम 2 गुण शक्ति अधिक हो। तो बोले 2 गुण शक्ति अधिक हो मतलब एक तो उसके पास मौजूद ही है ना, एक और हो जाए तो 2 हो गए ना। बोले नहीं, जब जितनी उसमें मिनिमम है वो है तो एक, पर उस एक को हम नहीं गिनेंगे। उस एक से अलग 2 गुण अंश शक्ति और अधिक प्रकट होनी चाहिए, तब वो पुद्गल परमाणु किससे बंधेगा? दूसरे पुद्गल परमाणु से बंधेगा। पकड़ में आ गई बात? तो उसको कहेंगे जघन्य शक्ति 1 गुण, जघन्य शक्ति 2 गुण। पकड़ में आई बात या नहीं पकड़ में आई अब बात? है ना। तो टोटल अंश 3 कैसे हो किए थे? गए ना? टोटल 3 तीन हो नहीं गए हुए। ना? नहीं नहीं नहीं, वही तो समझा रहा हूं। 3 क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो जघन्य शक्ति है वो बंध का कारण नहीं है, इसलिए बंध के कारण में उस शक्ति को गिनेंगे नहीं। पकड़ में ही बात? जो जघन्य शक्ति है वो बंध का कारण नहीं है। यदि एक बढ़ने पर वो बंध का कारण बन जाती तो फिर वो बंध के कारण रूप होती। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्या कहता है नियम, क्या कहता है सिद्धांत, क्या कहता है? ये बात तो ठीक है कि वो शक्ति है, ये बात भी ठीक है कि वो प्रकट है, और यह बात भी ठीक है कि वो जगन्य अपरिता अनंत है। ऐसा होने पर भी उसमें बंध की योग्यता नहीं है। इसलिए जब हम पुद्गल परमाणु को बंध की योग्यता से पकड़ेंगे तब जो मौजूदा शक्ति है जघन्य, उस जघन्य में 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 ऐसे बढ़ाएंगे। तो कितनी, कम से कम कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो बोले कम से कम 2 बढ़ानी पड़ेगी। तो एक पुद्गल परमाणु जो जघन्य शक्ति वाला मौजूद है, जो बंध का कारण नहीं है, जब वो 2 गुना शक्ति अधिक हो जावे तो उसमें बंध की शक्ति पैदा हो जाती है।
तब वो बंधने लायक होता है। समझ में आई बात? अब ये 2 गुना शक्ति वाला किससे बंधेगा? तो ये 2 गुना शक्ति वाला सम संख्या वाला से बंधेगा। समझो, पहले पहला नियम है सम संख्या वाला से बंधेगा। तो फिर प्रश्न उठा, अच्छा यानी कि एक पुद्गल परमाणु में 2 शक्ति हो और दूसरे पुद्गल परमाणु में 2 शक्ति हो, तो दोनों बन जाएंगे? तो फिर तो बोलेंगे नहीं, अब चौथा नियम सीखो कि नहीं बनेंगे। ये कैसे बातें कर रहे हो? तो कह रहे जिसे समझने में इतना कठिन पड़ रहा है और तू कह रहा था कि मैं करता हूं। क्या कह रहे? कुछ बात समझ में आई नहीं आई? जिसे समझना ही तुझे इतना कठिन पड़ रहा है, तू कह रहा था कि उस पुद्गल का नियोजित संयोजित करता मैं हूं, है? कि भैया नियोजित संयोजित तो तू बाद में करना, पहले उसके बनने का नियम तो समझ ले। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। तो कहते हैं तो फिर कैसे बनेगा? तो बोले पहला, एक पुद्गल परमाणु जब 2 शक्ति वाला होता है तब वह 2 गुना अधिक शक्ति वाले के साथ बंधन को प्राप्त होता है। यानी कि जिस पुद्गल परमाणु के साथ उसको बंधना है उसके पास 4 गुण शक्ति होनी चाहिए। तो 2 वाला 4 के साथ, 4 वाला 6 के साथ, 6 वाला 8 के साथ, 8 वाला 10 के साथ, 10 वाला 12 के साथ, 12 वाला 14 के साथ, 14 वाला 18 के साथ, ऐसे अनंत तक ले जाओ। इसे कहते हैं सम संख्याओं का बंधन। पकड़ में ही बात? सम क्यों कहा? क्योंकि वो विभाजित संख्याओं वाले के साथ बंध रहा है। सम का मतलब ये नहीं कि मेरे पास भी 2 और तुम्हारे पास भी 2। सम का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 तो तुम्हारे पास 4, और मेरे पास 4 तो तुम्हारे पास 6। पकड़ में ही बात? अब एक नियम और सीखो सम संख्याओं के अंदर, कि क्या नियम है भैया, कि अगर 2 वाला 4 के साथ बंध सकता है तो 2 वाला 6 के साथ भी बन सकता है कि नहीं बंध सकता? क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ 2 गुना अधिक शक्ति वाले के साथ ही बंधेगा। माने 2 वाला जब भी बंधेगा तो मात्र 4 वाले के साथ ही बंधेगा और किसी के साथ नहीं बंधेगा। और 4 वाला जब भी बंधेगा तो 6 वाले के साथ ही बंधेगा और किसी के साथ नहीं बंधेगा। और 6 वाला जब भी बंधेगा तो 8 वाले के साथ ही बंधेगा और किसी के साथ नहीं बंधेगा। माने अपने से सिर्फ 2 गुना अधिक होनी चाहिए। 2 गुना से ज्यादा हो गई तो भी नहीं बंधेगा, और 2 गुना से कम हो गई तो सम शक्ति वाला तब भी नहीं बंधेगा। और यही नियम विषम शक्ति वालों के साथ है। जिसके पास 3 गुण है वो किसके साथ बंधेगा? कि वो 5 गुण वाले के साथ बंधेगा। जिसके पास 5 है वो 7 वाले के साथ बंधेगा। जो 7 है वो 9 वाले के साथ बंधेगा। तो विषम संख्या वालों पे भी यही नियम होता है कि जिनके पास 2 गुण अधिक होंगे और संख्याएं विषम होंगी तो वो आपस में बंध जाएंगे। एक भी गुण अधिक या ज्यादा होगा तो बंधेंगे नहीं। चाहे फिर वो स्निग्ध हो, चाहे फिर वह रुक्ष हो, उसका कोई नियम नहीं है। स्निग्ध वाला स्निग्ध के साथ भी बनता है, स्निग्ध वाला रुक्ष के साथ भी बनता है। ऐसे रुक्ष वाला रुक्ष के साथ भी बंधता है और रुक्ष वाला स्निग्ध के साथ भी बनता है। ठीक, आगे समझ में? अब इतने नियम याद हो गए। अब एक नियम और याद कर भैया लो। बोलो। इसका हाँ मतलब ये है जो ये वर्ग वर्गना स्पर्धक निकालते हैं वो इसी रूल हाँ, से इसी से, निकालेंगे। इसी रूल से निकालेंगे। हाँ, इसी रूल से निकालेंगे, यही रूल है उसको निकालने का। ठीक, अब एक अंतिम नियम और सीख लो, बस उसके आगे आगे आपको नियम नहीं सीखने। बस ये लास्ट नियम है ना? क्या नियम है भैया? कि कम शक्ति वाला जब ज्यादा शक्ति वाले के साथ बंधेगा, जैसे स्निग्ध की शक्ति कम है और रुक्ष की शक्ति ज्यादा है, तो स्निग्ध वाला रुक्ष के साथ जाकर क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। ऐसे ही रुक्ष वाला की शक्ति कम है और स्निग्ध वाले की शक्ति ज्यादा है, तो रुक्ष वाला स्निग्ध के साथ जाएगा तो स्निग्ध हो जाएगा। बस इतना नियम और समझ लो कि जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो कम शक्ति वाले को अपने उस अनुसार कर लेगा। समझ में बात? एक जैसे नियम और ये बताऊं? तेल वगैरह हाँ जो है तो इनमें क्या हाँ, स्निग्धता ज्यादा, स्निग्ध के परमाणु ज्यादा हैं, पहले इनकी स्निग्ध ही शक्ति है। स्निग्ध ही है मतलब। हाँ। हाँ, एक साथ विरुद्ध शक्ति नहीं हो सकती कि उसमें स्निग्ध भी हो और रुक्ष भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिन परमाणु में स्निग्ध होगा तो मात्र स्निग्ध ही होगा, जिनमें रुक्ष होगा तो उनमें मात्र रुक्ष ही होगा। स्निग्ध वालों के साथ रुक्ष भी हो ऐसा नहीं होता, और रुक्ष वालों के साथ स्निग्ध भी हो ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये विरोधी पर्याय है ना। एक पुद्गल परमाणु में 2 विरोधी पर्याय नहीं होंगी। स्निग्ध और रुक्ष 2 पर्याय एक साथ नहीं होंगी। रुक्ष होगी तो रुक्ष होगी, स्निग्ध होगी तो स्निग्ध ही होगी। नहीं नहीं, दो परमाणुओं में, एक परमाणु में नहीं। जैसे तेल में तो अनंत परमाणु है ना, तो तो उसमें वही तो बता कुछ रहा हूँ। परमाणु। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तेल में जितने भी परमाणु हैं सब स्निग्ध ही होंगे, रुक्ष नहीं होंगे। हाँ, वही तो समझा रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं भी, कि किसी भी पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप अवस्था होने पर भी, है ना, वो एक स्कंद हो गया
तो एक स्कंद में दो विरोधी पर्याय हो सकती हैं क्या, कि एक परमाणु में भी दो विरोधी पर्याय नहीं होती और एक स्कंद में भी दो विरोधी पर्याय नहीं होती। समझ में बात, जैसे एक एक पुद्गल परमाणु में स्निग्ध या रुक्ष में से एक पर्याय होगी, ऐसे ही वो पुद्गल परमाणु जिस भी स्कंद के साथ जुड़ के स्कंद भाव को बना है, उस स्कंद में भी दो पर्याय नहीं होंगी, या तो स्निग्ध होगी या तो रुक्ष होगी। समझ में बात या नहीं समझ में? देखो, हमारा शरीर है ना, तो शरीर में जो हमारी स्किन है, स्किन ये कहीं से चिकनी हो जाती है, कहीं से रूखी हो जाती है, हो जाती है, नहीं हो जाती है? हो जाती है ना। हाँ। तो ये एक पुद्गल पिंड है ना, एक पुद्गल पिंड नहीं है ये। समझ में, बात नहीं समझ में? अब अनंत अब ये अनंत थोड़ा, लोग। हाँ, ये पिंड तो है लेकिन एक पिंड नहीं है ये, हड्डियों का पिंड अलग है, और प्रत्येक हड्डी जो दूसरी हड्डी से जुड़ी है ना, उसका पिंड अलग है। पकड़ में बात? ऐसे ही मांस का पिंड अलग है, मज्जा का पिंड अलग है, खून का पिंड अलग है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? जो हमारे शरीर के ऑर्गेन्स हैं उनका पिंड अलग है, और जो हमारे शरीर की स्किन है इसका पिंड अलग है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? ये एक पिंड वाले नहीं है, इनके सबके पिंड भिन्न है। अब वो बात इतनी सूक्ष्म है, मैं यही तो बता रहे हैं आचार्य तुमको, कि तुम्हें समझने में इतनी मुश्किल जान पड़ रही है, और तू कह रहा था कि इसका नियोजित करता मैं हूं। जिसको तू नियोजित कर रहा है वो वस्तु क्या है तुझे यही नहीं पता। क्या समझे? कुछ बात समझ में नहीं? हाँ, प्रश्न लूंगा अभी। देखो, एक व्यक्ति कहता मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, और तुमने उसे चाबी दी, ले भैया गाड़ी खोल। उसको यही नहीं पता कि चाबी गेट में कहाँ लगती है, कैसे तैसे करके उसने दरवाजा खोला। उसको यही नहीं पता इंजन स्टार्ट कैसे होता है। अब जैसे तुम्हें ये ज्ञात हुआ कि इसे ये भी नहीं पता इंजन कैसे स्टार्ट होता है, तुम उसे गाड़ी चलाने दोगे? क्या कहोगे उसे, भाई तू बाहर आ जा? ऐसे ही कहोगे ना, कि तू भाई बाहर आ जा, हाथ जुड़ा, हमें तो जिंदा रहना है, मरना नहीं है ना। ऐसे आचार्य तुमसे कह रहे हैं कि तू पुद्गल का नियोजित करता है, कि हाँ मैं नियोजित करता हूँ। जरा हमें समझा तो सही, पुद्गल बंधता कैसे है, बिखरता कैसे है, उसमें परिणमन कैसे होता है? कुछ बात समझ में नहीं? अरे तुझे कुछ नहीं मालूम, तू व्यर्थ की कल्पना कर रहा है कि इस पुद्गल का मैं नियोजित करता हूँ। पकड़ में ही बात? नहीं, वो बंधता कैसे है, उसके बंधन भाव को प्राप्त कैसे होता है, वो परिणमित कैसा होता है, वो उसमें स्वतंत्र योग्यता है। किसी एक पुद्गल परमाणु के शक्ति की निषेकों को तो बढ़ाने में समर्थ नहीं, घटाने में समर्थ नहीं। आती बात समझ में नहीं आती? और वो जो तू थोड़ा बहुत ये संसार का कार्य करता हुआ दिखता है, तो तुझे लगता है मानो मैंने जगत के समस्त पुद्गलों को काबू कर लिया। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नियम समझा रहे हैं तुम्हें। भेद ज्ञान कराना है ना, पुद्गल से आत्मा का भेद ज्ञान कराना है, तो पुद्गल से भेद ज्ञान कराने के कारण इतना भाव आपको समझा रहे हैं। हाँ मोहित भैया, क्या कहना है आपको? पूछो, प्रश्न क्या था आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक बार पहले हमारी चर्चा हुई थी तो आपने ये कहा था हम्म। कि स्निग्ध और रुक्ष, ये दो हम्म। परमाणु या एक से तीन दो मिलेंगे या दो से पांच मिलेंगे, तब वो एक स्निग्ध होना चाहिए एक रुक्ष होना चाहिए, तब ऐसा आपने कहा था, है ना? ऐसा भी एक और नियम है ना, ऐसा भी मैं नियम है। अब हाँ दूसरी बात हाँ ये, एक बात आप सुन लो। हाँ एक ये बात हाँ हो गई, हाँ दूसरी बात जो मैंने अभी हाँ तेल और उसके पानी की बात कही, कि यदि हाँ। सभी सारे सारे उसमें पिंड स्निग्ध रूप होंगे तो वो तेल कभी ठहर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि स्निग्ध का मतलब क्या हो गया कि चिकना हो गया, वो किसी पे कभी हम्म। चुपके गई, मतलब उसमें नहीं 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 कुछ नहीं। कुछ अब ऐसे वही वही पिंड तो ऐसे बात है ना। होने चाहिए पढ़ने वाले। सुनो सुनो, अगर वो समझाता हूँ, आचार्यों ने ये बात समझाई उन्होंने। आचार्य देव ने क्या कहा, जैसे आप स्थूल पर्याय ले रहे हो तेल की, फॉर एग्जाम्पल तेल की पर्याय ले रहे हैं, एक स्थूल पर्याय हम ले रहे हैं, तो हमने कहा कि तेल में रुक्षता है, ऐसा एक प्रश्न है हमारा। स्निग्धता है वो तो दिखाई दे रही है, क्या उसमें रुक्षता है? तो जहां से तेल रुक्ष भाव को प्राप्त होगा वहां से खंडित हो जाएगा। क्या कहा? स्निग्ध परमाणु जब रुक्षता को प्राप्त होगा तो वो स्निग्ध भाव से खंडित हो जाएगा। क्या कहा? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? जैसे सूजी, आपने सूजी एक डब्बे में भर दी, तो प्रत्येक दाना अलग रहता है ना, क्योंकि वो रुक्षता का पिंड है, उसमें स्निग्धता नहीं है। समझ में आई बात? क्या तेल भी ऐसे बिखर जाता है? तो क्यों नहीं बिखरता? क्योंकि उसमें रुक्षता नहीं है।
नहीं, लेकिन वो पहली जो बार पहले सूजी का एक दाना है, एक मिनट, सूजी का वो जो एक दाना है वो खुद भी तो अनंत परमाणुओं का पिंड है, तो वो तो स्निग्धता से हाँ साथ जुड़ा मतलब। और उन्होंने स्निग्ध ने बन के वृक्ष पर्याय बनाए कि पूरा एक वो आपस में खुद तो जुड़ा रहा पर अन्य उसके साथ नहीं जुड़ा। हाँ, वही नियम भूल जाने के कारण ही प्रश्न खड़े होते हैं। तो स्निग्धता से जुड़ता है, रुक्षता से नहीं जुड़ता। रुक्ष जुड़ने का नियम तो स्निग्ध भी है और रुक्ष भी है, लेकिन स्थूल पर्याय रुक्ष भिन्नता का प्रतीक है और स्थूल पर्याय स्निग्ध जुड़ने का प्रतीक है। जैसे इसमें एक उदाहरण आएगा अभी रेत और पानी का, ये उदाहरण आएगा अभी इसी गाथा की टीका में आएगा, रेत और पानी का उदाहरण आएगा। तो रेत के परमाणु है रुक्ष और पानी के परमाणु है स्निग्ध, तो उन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो मिल जाएंगे ना, बोलो। तो उदाहरण आएगा नहीं मिलेंगे। जब तक पानी की स्निग्धता अधिक रहेगी तब तक रेत पानी से बंधा हुआ जान पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पानी की स्निग्धता घटेगी रेत वापस में बिखर जाएगा। तो बिखर कैसे गया? क्योंकि उसने अपनी रुक्षता को कभी त्यागा ही नहीं था। वो जब पानी के साथ जुड़ा हुआ था ना, उस वक्त भी वो स्निग्ध भाव रुक्ष भाव वाला होकर भिन्न ही था, पानी की मात्रा दिखती। अब पुद्गल में इतने भेद प्रतिभेद है, इतने भेद प्रतिभेद है, इतने भेद प्रतिभेद है कि बस तो इसी में उलझ के रह जाओगे। एक और उदाहरण देता हूं, समझो ध्यान से। जैसे दो शक्तियां लो, एक स्पर्श नामक गुण की दो पर्याय तो रहती है ना पुद्गल के अंदर, ठंडे गर्म में से एक रहेगी और स्निग्ध रुक्ष में से एक रहेगी। अब बंधने का कारण ठंडा गर्म है या स्निग्ध रुक्ष है? कि बंधने का कारण स्निग्ध रुक्ष है, ठंडा गर्म नहीं है। तो एक पुद्गल परमाणु स्निग्ध वाला, ठीक है ना, और दूसरे पुद्गल परमाणु रुक्ष वाले के साथ जाकर जुड़ा, ठीक। तो जिसके साथ जाकर जुड़ा था रुक्ष वाले के साथ, उसके रुक्ष के अंश अधिक थे और स्निग्ध के अंश कम थे। तो स्निग्ध कम अंशों वाला रुक्ष के साथ जाकर जुड़ा तो क्या बन गया? रुक्ष बन गया। लेकिन उसी समय, जिस समय स्निग्ध परमाणु में स्निग्धता के अंश गुणांश कम थे लेकिन ठंडे पने के अंश ज्यादा थे, और जिस वृक्ष के साथ जाकर वो जुड़ा उस वृक्षता में स्निग्धता के अंश ज्यादा थे, वृक्षता के अंश ज्यादा थे लेकिन गर्म पने के अंश कम थे। तो समझे? तो स्निग्ध वृक्ष तो हो जाएगा लेकिन गर्म नहीं होगा, अपितु गर्म ठंडा हो जाएगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझे नहीं समझे? देखो, बहुत गर्म पानी लो और उसमें एक टुकड़ा बर्फ का डालो, तो पानी की जो गर्माहट है वो बढ़ेगी या घटेगी? कम होती है, कम होगी। कम क्यों हो गई? कम क्यों हो गई? गर्म पानी तो ज्यादा था। कायदे में तो ज्यादा गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिलाने पर ठंडे पानी को भी गर्म हो जाना चाहिए था। वो फिजिक्स में है, हीट ट्रांसफर होती है, कोल्डनेस ट्रांसफर नहीं हाँ होती, हाँ। गर्म तो ट्रांसफर वो, होती है। हाँ, तो ये यहाँ पे नियम लगा कि जिसके निषेकों के गुणांश अधिक होंगे, माने स्निग्धता के कम थे और रुक्षता के ज्यादा थे, तो स्निग्ध रुक्ष हो गया। लेकिन रुक्षता के पास गर्मी के गुणांश कम थे और स्निग्ध वाले के पास ठंडे के गुणांश ज्यादा थे, तो ज्यादा गुणांश वाला स्निग्ध वाला रुक्ष तो हो गया पर गर्म नहीं हुआ, वो अपितु उसने गर्म को भी क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। तो कौन सी पर्याय के गुणांश जितने ज्यादा होंगे वो दूसरे जिस भी पुद्गल परमाणु के साथ जाकर जुड़ेगा या स्कंद के साथ जुड़ेगा, अपने गुणांश के आधार से उस स्कंद को या परमाणु को प्रभावित करेगा। अब ये सब बातें सेट होनी चाहिए तो समझ में आएगी, नहीं तो वही कंफ्यूजन खड़ा रहेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो तेल में रुक्ष के भेद होते हैं या नहीं होते? कि नहीं होते हैं? क्योंकि पुद्गल परमाणु और स्कंद, अगर एक स्कंद है तो स्पर्श गुण की अविरोधी पर्याय वाला ही होगा। समझ में? बात नहीं समझ में? है ना, स्पर्श गुण की अविरोधी पर्याय रहेंगी, उसमें विरोधी पर्याय नहीं रहेंगी। माने स्निग्ध है तो स्निग्ध ही होंगे और रुक्ष है तो रुक्ष ही होंगे। हाँ, वो किसी अन्य पुद्गल स्निग्ध या रुक्ष को अपने साथ मिला सकता है, उसमें उसमें कोई बाधा नहीं है। पर नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि रुक्ष आकर जुड़ेगा तो स्निग्ध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रुक्ष आकर जुड़ेगा तो स्निग्ध बन जाएगा, और स्निग्ध जाकर रुक्ष में जुड़ेगा तो स्निग्ध रुक्ष हो जाएगा। जिसके गुणांश ज्यादा होंगे वो उस रूप कन्वर्ट हो जाएगा। वो अपने बहुमत, गुणांश भाव वाला ही बना रहे ऐसा नहीं है। ऐसा, हाँ बोलो अब बताओ। बहुमत, बहुमत जिसका है, मेजोरिटी जिसकी है वो बन हाँ, जाएगा। जिसकी है, हाँ। तेल पे पानी डाला तो पानी पानी लिया 1 लीटर और तेल डाला 1 बूंद,
तो ज्यादा कौन है? ज्यादा तो पानी है। और कम कौन है? कि कम तो तेल है। लेकिन तेल की गुणांश शक्ति पानी की गुणांश शक्ति से अधिक है। इसलिए क्या हुआ कि पानी कभी तेल को पानी नहीं बना पाएगा, और तेल कभी पानी को पानी नहीं बना पाएगा। कुछ बात समझ में नहीं? लेकिन यही नियम दूध पे लागू नहीं होगा, क्योंकि दूध में चिकनाई का गुणांश और पानी के चिकनाई के गुणांशों में ज्यादा अंतर नहीं है। पानी बढ़ाते जाओगे तो दूध घटता जाएगा, और दूध बढ़ाते जाओगे तो पानी घटता जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं? नहीं समझ में ये बात? कि पानी और तेल को जितना, पानी और दूध को मिलाना जितना आसान है, तेल और पानी को मिलाना उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के गुणांशों में बड़ा अंतर है। एक बूंद तेल के गुणांश 1 लीटर पानी के गुणांशों से अधिक है। समझे? और दोनों आपस में मिलते भी नहीं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि गुणांशों की संख्या विषम या सम भाव से मेल नहीं खाती। अर्थात या तो उसके गुणांश 2 अधिक से ज्यादा है, या 2 अधिक से कम है। इसलिए दोनों आपस में मिलते भी नहीं है। मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि 2 के गुणांशों का भेद होता तो तेल पानी और पानी तेल हो जाता। अब ये तो स्थूल उदाहरण है, कितने उदाहरण दूं जगत में? बोलो। चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, अंत ही नहीं होगा। आपने हाँ रेत और पानी का तो एग्जाम्पल दिया कि रेत अपनी रुक्षता को नहीं छोड़ता, लेकिन हाँ जब हम और वो दोबारा से रुक्षी हो जाता है और पानी स्निग्ध हाँ रहता है। अगर जब हम इसको हाँ आटे पे लगाएंगे, आटे और पानी पे, तो उसमें हम क्या हाँ कहेंगे? आटा अपनी रुक्षता हाँ, को छोड़ गुणांश है ना। देता है। हाँ बिल्कुल छोड़ देता है ना, गुणांश है ना। कैसे? कितने कितनी मात्रा में छोड़ता है? कि जितने गुणांशों को वो प्रभावित करता है, उतने उतने गुणांशों के साथ वो आटा उसके साथ जुड़ जाता है। अब सुनो, अब आपने एक आटे को गूंथ लिया, ठीक। अब हम्म। गूंथने के बाद उस आटे को सेकने के लिए उसमें सूखा आटा लगाते हो ना। हम्म। तो वो सूखा आटा क्या करता है? सूखा ही रहता है या वो भी गीला हो जाता है? सूखा ही रहता है। वो कैसे रहता मतलब है बताओ? बिलने पे हाँ सूखा गीला हो आता है। जाता है। बिलने ना पे ना, इसलिए गीला। सूखा चिपक रहता जाता है। है। चिपक चिपकता है जाता लेकिन है वो सूखा गीली रोटी के साथ। लेकिन सूखा रहता है। हम्म। सूखा रहता है, गीला नहीं होता। जैसा गीला वो गीला आटा है, ऐसा गीला वो ऊपर से लगाया हुआ आटा नहीं होता, वो अलग ही रहता है उससे। समझे नहीं समझे क्यों रहता है? क्योंकि उनके गुणांशों में भेद होता है। गुणांशों में भेद होने के कारण वो अपने रुक्ष भाव को त्यागता नहीं है, और ये अपने गीले भाव को त्यागता नहीं है। अब जिसके गुणांश बढ़ते जाएंगे, यानी सूखे आटे को और बढ़ाते चले जाओ, तो या तो गीला प्रभावित होगा, और पानी मिलाते चले जाओ तो आटा प्रभावित होगा। तो जिसके गुणांश बढ़ते जाएंगे, वो कम गुणांश वाले को प्रभावित करता चला जाएगा। और अगर इक्वल रहेंगे तो प्रभावित नहीं होगा, या कम ज्यादा का भी ज्यादा होगा तो प्रभावित नहीं होगा। जैसे तेल और पानी। लेकिन पानी और दूध, तो पानी और दूध के गुणांशों में बहुत अधिक भेद ना होने के कारण वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, और तेल और पानी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनके गुणांशों में भेद होता है। ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है, स्थूल एकदम। अब इसकी, अब ये जो आचार्य देव आपको समझाएंगे ना बारीकी से, ये बात नियम समझ में आ जाए। इस स्थूल उदाहरण तो हमको गुणांशों का भेद समझाने के लिए दिया है आपको, बस। अभी सारा चर्चा करने का क्या लॉजिक है? कि भाई पुद्गल में माथा मारना छोड़ दे। क्या कहा? सुबह से 50 लोग मुझे बता चुके इसका उपाय। किसका? इसका। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं माथा मार ही नहीं रहा। क्या समझे? अपने नियम संयम से रहो, बस बात खत्म। ठीक होना होगा, हो जाएगा, अपने आधार से होगा। और सच्ची बात यही है, ये सच्ची बात है। तू बुदगल में वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है बोल? आपको मालूम है, आपके शरीर में कहीं तिल हो जाए और आप उस तिल को मिटा दो, तो कुछ समय बाद उसी जगह पे फिर आ जाएगा वो तिल। मालूम? आपके डीएनए में वो बात पहले से ही बैठी है। विज्ञान की भाषा में कहें तो, कि शरीर के उस अंग में तिल होना है तो मतलब तिल होना है। परमानेंट नहीं मिटा सकते आप उसे। आती बात समझ में नहीं आती है? क्यों? कि वो पुद्गल की अपनी स्वाभाविक शक्ति ही ऐसी है। आई बात समझ में? अच्छा, ये लेजर करके कुछ देर तो हटा दिया ना हमने, तो 100 केस लेकर आना, उसमें से 50 केस बिगड़े हुए दिखेंगे तुम्हें। स्किन जल गई, तिल नहीं हटा। क्यों? कि जिसे हटना होता है वो हटता है, और जिसे नहीं हटना होता है वो नहीं हटता है। और जिसे जितनी देर के लिए हटना होता है वो उतनी देर के लिए ही हटता है, उससे अधिक समय के लिए नहीं हटता है। और जिसे बिना निमित्तों के जाना होता है, अपने बिना निमित्तों के चले जाता है। हमारे शरीर पे ऐसे हजारों निशान हैं और तिल हैं, जो समय अनुसार आते भी हैं और चले भी जाते हैं। और ऐसे भी हैं जो आए और कभी नहीं गए, और ऐसे भी हैं जो कभी नहीं थे अब आ गए और कभी नहीं जाएंगे।
क्या कहा? समझ में, बात नहीं समझ में? तुम ऊपर के बाल तो काले कर लोगे, अंदर के बाल जहां से निकल कर आएंगे वो तो सफेद ही आएंगे ना, ये वो भी काले हो जाएंगे कि नहीं? और गुणांशों का भेद देखो कि तुमने सारे बाल एक साथ काले किए थे, लेकिन सारे एक साथ सफेद नहीं होते, थोड़े थोड़े कुछ ज्यादा हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं। जिनके गुणांश घटते जाते हैं वो अपने भाव को छोड़ते चले जाते हैं, और उस एक ही बाल आधा काला आधा सफेद रह जाता है। हो जाता नहीं, हो जाता है? उसी के बराबर वाला बाल काला हो जाता है, उसी के बराबर वाला सफेद रह जाता है। क्यों होता है ये ऐसा? अरे पुद्गल की अपनी क्रियावादी शक्ति से होता है। तो व्यर्थ उसकी कल्पना में राग द्वेष तो करता है, अपने राग से उसमें बंधता है, और अनंत दुख को भोगता है, और कर कुछ नहीं पाता, बदल कुछ नहीं पाता। कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में? क्या समझ में आई तुम्हें? कि जीव अपने राग के सिवा किसी से बंधता नहीं है, और उसके दुख का कारण एकमात्र पर में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ही है, चाहे फिर वो शरीर ही क्यों ना हो। क्योंकि प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि यह तो मैंने मान लिया कि मैं देह से भिन्न हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि देह का नियोजित तो करने वाला मैं ही हूं, अर्थात इसकी देखभाल तो कर सकता हूं ना। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कह रहे कुछ नहीं कर सकता, तू पहले नियम समझ ले। पुद्गल के बंधने का, छूटने का, उसके किसी भी स्कंद रूप आकार को बनने का, और उस स्कंद से आकार रूप से घटने का जो उसका नियम है, वो उसकी जो क्रियावती शक्ति है, वो अपने स्वतंत्र आधार से परिणमित हो रही है। आ रही है समझ में, नहीं आ रही है ना? अब अध्यात्मवादी इसमें ज्यादा माथा नहीं मारते, देखो भाई, वो तो कहते हैं तत्समय की योग्यता है, तुम्हें समझ में आए सो ठीक, नहीं आए सो ठीक। ठीक है ना? और कर्णन योग में उसको अविभाज्य प्रतिच्छेदों के नियमों से ऐसा सुई में धागे जैसा पिरो पिरो के बतलाते हैं। ठीक। देखो अभी अपने पास है 5-7 मिनट। देखो यहाँ कहते हैं परमाणु परिणाम स्निग्ध हो या रुक्ष हो। जो परमाणु है, उस पुद्गल परमाणु की जो पर्याय है, परिणाम माने उसकी जो पर्याय है, चाहे वो स्निग्ध हो या वो रुक्ष हो, अथवा सम अंश वाले हों या विषम अंश वाले हों, अर्थात वो 2 गुणाधिक वाले हों या 3 गुणाधिक वाले हों। सम माने 2 और विषम माने 3। अब 2 और 3 के भेद से बढ़ाते चले जाना। ठीक हो, यदि समान से 2 अधिक अंश वाले हों तो बंधते हैं। समान से 2 अधिक अंश वाले हों तो मतलब कि मेरे पास 2 हैं, और मेरे समान से दूसरे वाले के पास भी क्या होने चाहिए? 2 से अधिक होने चाहिए। लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए? सम वाले की सम के आधार से और विषम वाले की विषम के आधार से। पर गुणांश का भेद मात्र 2 होना चाहिए। 2 से अधिक हो जाएगा तो भी नहीं बंधेगा, और 2 से कम हो जाएगा तो भी नहीं बंधेगा। जगनांश वाले नहीं बंधते। और जो जगनांश है, अर्थात जिसको हमने जगन्य परितानंत कहा था सबसे न्यूनतम, वो बंधन को प्राप्त नहीं होगा। उस बंधन से 2 अधिक होने चाहिए, उस गुण शक्ति से 2 अधिक होने चाहिए। और 2 अधिक होने पर बंधने की योग्यता होती है, लेकिन बंधेगा कब? जब सामने वाली पार्टी के पास उससे 2 अधिक होंगे तब। मेरे पास 2 हैं तो सामने वाली पार्टी पे 4 होने चाहिए, तो मैं जाके बंधूंगा। मैं नहीं बंधूंगा, मैं जीव हूं पुद्गल की अपेक्षा से। ठीक। और अगर मेरे पास 3 है तो सामने वाली पार्टी पे 5 होने चाहिए, तब जाके मैं उससे बंधूंगा। ऐसे ही मेरे पास 5 है और सामने वाली पार्टी पे 3 है, तो वो मुझसे आके बंधेगी। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? और मेरे पास 4 है, तो जिनके पास 2 होंगे वो मुझसे आगे बढ़ेंगे। ठीक। ऐसे 2-4 के भेद से स्कंद बढ़ता चला जाता है। 2-4-3-5 के भेद से स्कंद बढ़ता चला जाता है, और इससे कम होगा तो नहीं बंधेगा, और अधिक यानी संख्या विषम से अधिक हो जाएंगी तो भी नहीं बंधेगा। क्लियर हो गई बात? आप उसकी टीका समझ लो। समान से 2 गुण अंश अधिक स्निग्धत्व या रुक्षत्व हो तो बंध होता है। माने 2 गुण अंश अधिक होना चाहिए, चाहे रुक्ष हो चाहे स्निग्ध हो, उसका कोई भेद नहीं है। स्निग्ध वाला स्निग्ध के साथ, स्निग्ध वाला रुक्ष के साथ, पर गुणांशों का भेद 2 से अधिक हो तो, मैंने 2 अधिक हो तो बंध को प्राप्त होता है। यह उत्सर्ग सामान्य नियम है। ये सामान्य नियम है, क्यों? एक विशेष नियम भी है। अभी सामान्य नियम समझना ही कठिन पड़ रहा है, अब विशेष नियम समझना कैसे कठिन नहीं पड़ेगा? कुछ बात समझ में नहीं? अब जैसे भैया ने प्रश्न पूछा था, तो वो गुण शक्ति वाला प्रश्न नहीं है। 2 पुद्गल परमाणु है स्निग्ध वाले, और 1 पुद्गल परमाणु है रुक्ष वाला, तो वो आपस में बनेंगे या नहीं बनेंगे? कि 2 पुद्गल परमाणु के साथ जो स्निग्ध अंश वाले हैं, वो 1 पुद्गल परमाणु रुक्ष अंश वाले को बांध लेगा। ये नियम है। ठीक है ना? अच्छा, बांध लिया, अब क्या हुआ? अब वो 3 पुद्गल परमाणु रुक्ष हो गए या स्निग्ध हो गए? क्या हो गए स्निग्ध हो बोलो? जाएंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा। स्निग्ध हो गए। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई, भूल गए तुम नियम रुक्ष कैसे है। वाला तो एक ही है ना, रुक्ष वाला तो एक ही है। तो क्या हो गया, जिसकी उसके गुणांश नहीं ज्यादा हो सकते हैं। जिसका गुणांश ज्यादा होगा, अगर स्निग्ध तो का ऐसे हाँ, लगा लो। तो वो हाँ पुद्गल परमाणु एक है मान के चलो, पुद्गल परमाणु एक है, लेकिन उसके रुक्ष के गुणांश किससे अधिक है, दो पुद्गल परमाणु के स्निग्ध गुणांशों से अधिक है, दो के भेद से। तो दो पुद्गल परमाणु एक पुद्गल परमाणु के साथ जुड़कर, जो दो स्निग्ध थे, एक रुक्ष के साथ जुड़कर रुक्ष हो जाएंगे, क्योंकि रुक्ष वाले के मतलब गुणांश ऐसा 5 दो या पुद्गल 7 परमाणु। ऐसा, हाँ ऐसा जैसे 5 मान के या चलो, मैं 7। समझाता हूँ, देखो सुन। जैसे एक पुद्गल परमाणु होता है स्निग्ध, उसके पास थे दो गुणांश स्निग्ध के, वो पुद्गल परमाणु जाकर जुड़ा चार पुद्गल स्निग्ध, यानी चार दो एक दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ, जिसके पास स्निग्ध के गुणांश चार थे, तो ये दोनों मिल गए। अब ये दो पुद्गल परमाणु हो गए छह गुणांश वाले, और इनके छह गुणांश कैसे हैं, स्निग्ध हैं। ठीक है ना, दो पुद्गल परमाणु है और दो के गुणांश कितने हैं, छह, और छह के छह कैसे हैं, स्निग्ध। अब एक पुद्गल परमाणु आया आठ गुणांशों वाला, एक पुद्गल परमाणु, और उसका गुणांश है रुक्ष, तो इन दोनों को क्या करेगा वो, रुक्ष कर देगा, भले ही ये दो, तो गुणांश तो कम है ना, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, समझे। ऐसा, ऐसे विशेष नियम है, और ऐसे विशेष नियम कितने हैं, कि ऐसे विशेष नियम भी बहुत है पुद्गल में। अभी तो तुम सामान्य समझ लो, समझे, अभी इसका टेबल देखोगे ना स्निग्ध तो सर के स्निग्ध ऊपर से से भी निकल जुड़ जाए। जाएगा, रुक्ष रुक्ष से भी जुड़ जाएगा, स्निग्ध रुक्ष से भी जुड़ जाएगा, हाँ, रुक्ष और स्निग्ध से भी जुड़ जाएगा। हाँ से जुड़ेगा। और गुणांश जिसके ज्यादा होंगे, भले भले पुद्गल परमाणु ज्यादा हो दूसरे वाले के पास, और गुणांश हो, तो पुद्गल परमाणु वाले के गुणांश ज्यादा होने पर ही, ज्यादा पुद्गल परमाणु कम गुणांशों के आधार से प्रभावित वॉइस करेगा। करते हैं भैया, एक क्योंकि सेकेंड, प्रभावित वॉइस करने करते की, हैं। हाँ, क्योंकि प्रभावित करने की जो शक्ति है वो किसकी है, वो परमाणु गुणांशों की है। फिर बोलते हैं प्रभावित करने की शक्ति किसकी है, प्रभावित करने की शक्ति पुद्गल परमाणुओं की नहीं, अपितु परमाणुओं के गुणांशों की है। आई बात समझ में, ये नहीं समझ में आई? देखो, एक आता है एसेंस, एसेंस होता है ना, एसेंस, वनीला एसेंस, चॉकलेट एसेंस, ऐसे एसेंस आते हैं खाने में डालते हैं जो। जैसे आप लोगों के परफ्यूम होते हैं, तो नहीं नहाते हो परफ्यूम लगाते हो, आप नहीं लगाते, हम तो मुंह से रोज नहाते हैं, जो नहीं नहाते हैं वो सिर्फ लगाते हैं। ठीक है ना, तो एसेंस का क्या काम होता है, कि वो उस खाने की खुशबू को बदलना, उस भोजन की, उस क्यूजीन की, फूड की खुशबू को बदलना, ये काम होता है ना। अब आपने एक गिलास दूध लिया, तो एक गिलास दूध मान के चलो 400 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, और उसमें एक ड्रॉप, एक बूंद एसेंस का डाला, वनीला एसेंस, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, दूध की, समझे। और एसेंस की क्वांटिटी कितनी है, दूध के बराबर में देखा जाए तो एक बूंद मात्र, लेकिन वो पूरे के पूरे दूध की खुशबू को बदल देगा। क्यों, क्योंकि उसके जो गुणांश है सुगंध संबंधी, वो दूध की सुगंध संबंधी गुणांशों से अधिक है। अब वो एक बूंद एसेंस दूध में जाकर बन तो जाएगा दूध, क्योंकि स्पर्श आदि गुणों के गुणांश उसके हैं कम, लेकिन सुगंध संबंधी गुणांश उसके हैं ज्यादा, और दूध के पास सुगंध संबंधी गुणांश है कम। तो सुगंध तो प्रभावित करेगा एसेंस को, एसेंस तो की सुगंध प्रभावित करेगी दूध को, और दूध का स्पर्श प्रभावित करेगा एसेंस को। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। अब वो एक बूंद एसेंस ठंडा होगा या गर्म होगा, कि दूध यदि ठंडा हुआ तो वो भी ठंडा हो जाएगा, दूध यदि गर्म हुआ तो वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पर्श में ठंडे गर्म के जो गुणांश हैं वो दूध के अधिक है, समझे। स्पर्श गुण के जो गुणांश हैं वो दूध के अधिक है, अन्य अन्य गुणों के जो गुणांश हैं वो दूध के अधिक है, लेकिन सुगंध संबंधी जो गुणांश है वो एसेंस के अधिक है। तो सुगंध तो प्रभावित करेगी एक बूंद, और अन्य सारे गुण प्रभावित करेंगे एसेंस को। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अब ऐसे कितने नियम लगाओगे, बोलो, समझ में बात। 1 किलो शक्कर में, 1 किलो दूध हलवे में शक्कर कितनी पड़ेगी, 250 एक ग्राम। किलो पड़ेगी, है, आधा किलो भी पड़ सकती है, 250 ग्राम भी पड़ सकती है। अब वो शक्कर कौन से गुणांश वाले डालोगे आप, उस पर डिपेंड करेगा। माने आपने देसी खांड डाली तो वो थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, समझे,
और आपने रिफाइंड शुगर डाली तो थोड़ी कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिफाइंड शुगर के जो गुणांश होते हैं वो देसी शुगर के अपेक्षा से अधिक होते हैं। कुछ बात समझ में? माने 1 चम्मच खांड जितना मीठा करती है उससे 10 गुना ज्यादा मीठा करती है 1 चम्मच चीनी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? समझे? और आर्टिफिशियल शुगर जिसको सैकरिन कहते हैं वो आधा चम्मच वो काम करेगी जो 10 चम्मच शुगर करेगी। कैसे? क्योंकि उसमें मिठास के गुणांश उतने अधिक बढ़ते चले जाते हैं। कुछ बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती? तो कम वस्तु भी ज्यादा वस्तु को प्रभावित कब करती है? जब उसके गुणांश उस संबंधी ज्यादा हो तब। पकड़ में आई बात है? चलो, अब यहाँ इतनी सी बात है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। टीका हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अब इतने नियम अगर आपको याद रह गए तो अब तो टीका पढ़ते चले जाओ, बस सारी टीका आपको क्लियर हो गई। हम टीका पढ़ते चले जाएंगे ना, बिल्कुल आपको ऐसा पानी जैसा समझ में आता चला जाएगा ये सारे कि क्या नियम कह तो देंगी। लिखने पड़ेंगे भैया, अभी तो समझ मैंने में आ आपको गए। देख के बोले हैं, मैंने जैसे आपको देख अर्थ के बोले हैं। पर्याय व्यंजन पर्याय समझे बिना डिक्शनरी समझ समझ के ऐसे समझना पड़ेगा। एक बार और सुन लेना, याद हो जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस सब रुचि का खेल है। भाई याद तो अभी थोड़ा हो गए, शांति से, समझ भी आ बस गए। बस तो खत्म। अब क्या रह गया? फ्यूचर में भूल जाएंगे लेकिन। नहीं 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 भूलोगे, घबराओ नहीं, भरोसा रखो। तुम्हारा ये जो ज्ञान है केवल ज्ञान देने वाला है, भरोसा रखो। क्या? आई समझ में बात? चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।